गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सैलिनिटी ऑफ ओशियन, महासागरीय लवणता। इंट्रोडक्शन। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो महासागरीय लवणता है इसका अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि प्रति 1000 ग्राम जल में, या मैं ये कहूँ कि 1 किलोग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में पाए जाने वाले लवण की मात्रा, साल्ट की मात्रा क्या कहलाएगी? लवणता। बेटा जो औसत जो लवणता की मात्रा है 35 प्रति 1000 ग्राम है, कि 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवण पाए जाते हैं। महासागरीय लवणता न केवल समुद्री जीवों को प्रभावित करती है, बल्कि वहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट कम्युनिटी को भी प्रभावित करती है। और जो आपके समुद्र का तापमान है, घनत्व है, दबाव, समुद्री तरंगी धाराएं इत्यादि लवणता के द्वारा प्रभावित होती है। इवन बेटा, जो समुद्री जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिस पर जल बर्फ के रूप में कन्वर्ट होता है, तो वो भी लवणता पर निर्भर करता है। लवणता अधिक हो जाएगी तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ ओशनिक सैलिनिटी। अब हमें डिस्कस करेंगे कि महासागरीय लवणता आती कहाँ से है। देखिए बेटा, नदी है, नदी अपने साथ मिनरल्स भा के लाती है। और नदी कहाँ से आई? आपके पर्वतीय क्षेत्र से निकल के आई, लैंड के एरिया से निकल कर आई, और बाद में समुद्र के अंदर अपने जल को जमा कर देती है, अपने साथ बहा कर लाए गए पदार्थ एवं वाटर को वहाँ डिपॉजिट कर देती है। तो देखिए बेटा, एक पॉइंट और यहाँ एक समझना होगा कि जो नदी जो जल बहा कर लाती है, ठीक है, और समुद्र के अंदर जो साल्ट है, उन दोनों के साल्ट में डिफरेंस है। या मैं ये कहूँ बेटा कि जो नदी जो जल बहाकर लाई, उसमें अधिक मात्रा होती है कैल्शियम सल्फेट की, जबकि जो सोडियम क्लोराइड जो आपका समुद्री जल है, उसमें जो आपका साल्ट अधिकतम पाया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। और मैं ये कहूँ कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका सिर्फ 2% हिस्सा ही नदी अपने साथ बहा कर लाती है। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं बेटा कि समुद्र में जो लवणता आई उसको लाने का मुख्य स्रोत क्या हमारा साधन है? नदी। अब हम जानना चाहेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सैलिनिटी, कि कौन कौन से कारक हैं जो लवणता को प्रभावित करते हैं, कि किस क्षेत्र में लवणता कम पाई जाएगी और किस क्षेत्र में लवणता अधिक पाई जाएगी। देखिए बेटा, इसमें से बहुत अधिक कारण है, जैसे वाष्पीकरण है, वर्षण है, वायुमंडलीय दबाव है, वायु की दिशा, समुद्री जल का सर्कुलेशन है। ये सभी फैक्टर्स महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है इवापोरेशन, वाष्पीकरण। देखिए बेटा, वाष्पीकरण और सैलिनिटी में विपरीत संबंध है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कहने का मतलब है बेटा, यदि वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी भी आपकी ज़्यादा होगी, वाष्पीकरण कम होगा तो सैलिनिटी भी कम होगी। जैसे वाष्पीकरण में क्या होगा, जल है, हीट मिली, गर्म हो गया, भाप बन के चला गया, नीचे जो नमक जो मिनरल्स रह गए, सैलिनिटी बढ़ गई। अब जब जल का वाष्पीकरण ही कम होगा तो सैलिनिटी भी कम बनेगी। जैसे बेटा, ये जो सैलिनिटी है वो सबसे अधिक पाई जाती है ट्रॉपिक्स एरिया में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है, बजाय इक्वेटर के। क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर तो हाई है, इवापोरेशन भी हाई है, लेकिन बेटा वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बारिश भी होती है, इस वजह से वहाँ पे सैलिनिटी कम पाई जाती है, बजाय इसकी तुलना में जो आपकी कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है, उन क्षेत्रों में अधिक सैलिनिटी पाई जाती है। दूसरा कारण है पर्सिपिटेशन, वर्षण। देखिए बेटा, जैसा मैंने पहले बताया कि वाष्पीकरण और सैलिनिटी में एक जैसा संबंध है, या मैं ये कहूँ समानुपाती संबंध पाया जाता है, जबकि वर्षण एवं सैलिनिटी में विपरीत संबंध कहूँ या विलोम संबंध पाया जाता है।
यदि वर्षण अधिक होगा तो सैलिनिटी की मात्रा कम हो जाएगी। इसको हम ऐसे समझ लें बेटा, जैसे समुद्री जल है, उसमें जब स्वच्छ जल की पूर्ति और पानी आ गया, नमक की मात्रा है ठीक है जितना है, अब उसमें और जल मिल जाएगा बाहर से, नदी के द्वारा कहें या फिर बारिश के द्वारा जो पानी आया वो समुद्री जल में मिक्स हो गया। अब लवण तो उतने रह गए लेकिन पानी की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। तो वर्षण के कारण, प्रेसिपिटेशन के कारण लवण की मात्रा समुद्री जल में कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। बेटा देखिए, यह कहने का मतलब है कि समुद्र जो आपका नदी के द्वारा लाया जाने वाला पानी, वाटर, उसकी बात कर रहे हैं हम। देखिए बेटा, रिवर क्या करेगी, रिवर लैंड वाले एरिया से उनका कटाव करके मिनरल्स लेके आएगी, ठीक है, और बाद कहाँ मिक्स करती है, समुद्र के अंदर अपने साथ बहाकर लाए गए सभी पदार्थ, ठीक है, और वाटर को डिजोल्व कर देगी समुद्र के अंदर। अब क्या होगा, वो सभी क्षेत्र, या मैं ये कहूँ कि नदी के जो मुहाने वाले क्षेत्र हैं, रिवर माउथ, ठीक है, उन क्षेत्रों में सैलिनिटी कम पाई जाएंगी। जैसे आपका गंगा है, कांगो बेसिन है, नाइजर बेसिन है, अमेजन बेसिन, इनका जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहाँ सैलिनिटी कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन, वायुमंडलीय दबाव एवं वायु की दिशा। देखिए बेटा, वो क्षेत्र जहाँ पे एंटी साइक्लोन कंडीशन होती है, ठीक है, जहाँ पे प्रति चक्रवात बनते हैं, प्रति चक्रवात में क्या होगा, वायु नीचे आएगी, ठीक है, सेंटर में हाई प्रेशर है, बाहर लो है, तो वायु नीचे आएगी, वायु का अवतलन होगा, ठीक है। तो कैसी एयर होगी, स्टेबल एयर है। इससे क्या होगा बेटा, उस एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और सैलिनिटी ज़्यादा मिलेगी। तो जो भी ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है बेटा, उन एरिया में सैलिनिटी अधिक पाई जाएगी। दूसरा पॉइंट है विंड डायरेक्शन। देखिए बेटा, हवा क्या करेगी, जो पवन है वो अपने साथ मिनरल्स है, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है। देखिए बेटा, इसे एग्जांपल देना चाहूँ मैं आपको, फॉर एग्जांपल जो ट्रेड विंड है, व्यापारिक पवनी, वो क्या करेंगी, वो ईस्ट टू वेस्ट चल रही हैं, तो ईस्टल जो एरिया है, ईस्टर्न जो आपका समुद्री क्षेत्र का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ से उन्होंने मिनरल्स और वाटर को लिया और किस साइड इकट्ठा कर देगी सैलिनिटी को, जो आपका समुद्र का आपका जो वेस्टर्न पार्ट है उस ओर वो जमा कर देगी, ठीक है, जो वेस्टर्न मार्जिनल है वहाँ पे जमा कर देगी और ईस्टर्न पार्ट से वो लेकर जाएगी। तो इस प्रकार विंड भी सैलिनिटी के वितरण को प्रभावित करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कुलेशन ऑफ द ओशिनिक वाटर। देखिए बेटा, यहाँ हम बात कर रहे हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराएं क्या है, महासागरीय धाराएं का मतलब है कि जब महासागर का जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक निश्चित दिशा में मूवमेंट करेगा तो क्या कहलाएगा, महासागरीय धाराएं कहलाएंगी। देखिए बेटा, उदाहरण के लिए जो इक्वेटोरियल वार्म करंट है, भूमध्य रेखीय जो गर्म धारा है, वो क्या करेंगी, वो आपका जो महाद्वीप है उसके वेस्टर्न कोस्टल एरिया से, महाद्वीप के वेस्टर्न पार्ट से तो आपकी सैलिनिटी ले जाएंगी और कहाँ जमा कर देंगी, जो महाद्वीप का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे उस सैलिनिटी को जमा कर देंगी। अब हम देखना चाहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, लवणता का वितरण। देखिए बेटा, इसमें क्या है, हमें ये देखना है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की लवणता पाई जा रही है। यदि हम एवरेज बात करें तो महासागर की जो एवरेज लवणता है वो 35 प्रति 1000 ग्राम है। अब हम देखना चाहेंगे कि जो ओपन सी है, जो खुले महासागर हैं, उनमें लवणता कितनी पाई जाती है। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है उस क्षेत्र में लवणता अधिक पाई जाती है।
क्या कारण है भाई इसके पीछे? इसके पीछे मुख्य कारण है बेटा, क्योंकि इस एरिया में टेम्परेचर अधिक है, तो टेम्परेचर अधिक है तो क्या होगा, वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा। ठीक है, जल है गर्म होगा और भाप बन के जाएगा, वाष्पीकरण ज्यादा हो गया। और इसके अलावा जो अन्य कारक है वो है यहाँ पे बारिश का कम होना। अब जब स्वच्छ जल, जब बारिश का पानी कम मिलेगा समुद्र के अंदर, तो लवणता में फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि जो इक्वेटोरियल जोन है, इक्वेटोरियल जोन, वहां पे लवणता कैसे पाई जा रही है, कम है। क्या कारण है भाई? उसके पीछे मुख्य कारण है बेटा टेम्परेचर अधिक है, नो डाउट, इवापोरेशन भी ज्यादा हो गया, नो डाउट। लेकिन बेटा उस एरिया में आपकी अमेजन, कांगो, ठीक है, ये रिवर बहती हैं, तो ये इन रिवर का पानी भी आ रहा है समुद्र के अंदर। ठीक है, दूसरा जो बारिश का पानी आएगा उसकी वजह से भी इक्वेटर जो रीजन है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री की जो आसपास का क्षेत्र है बेटा, उसमें लवणता कम हो जाएगी। यस बेटा, एक बार इस मैप में आप मुख्य मैं आपको बता देती हूँ, जो आंतरिक रूप से घिरे हुए जो सागर है, जैसे आपका ये है, मैं एक बार पेंसिल ले लेते हैं बेटा यहाँ से, एक मिनट। देखिए बेटा, ये आपका है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ये है आंशिक रूप से घिरे हुए सागर। एक मिनट, इस पेंसिल को हम एक बार छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट है बेटा आपका, जैसे यस, अब हम दोबारा पेंसिल लेंगे, ये आपका ब्लैक सी है बेटा, ठीक है, और नीचे यहाँ पे ये आपका कैस्पियन सी है, ये आपका कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी है, ठीक है, ये आपका बाल्टिक सी है, और ये बोथनिया की खाड़ी है, ये नॉर्थ सी है। ठीक है, और नीचे जाएंगे बेटा, यस, यहाँ पे अब हम दोबारा पेंसिल लेते हैं, ये आपका रेड सी है जहाँ पे लवणता ज्यादा है, और एक ये पर्सियन गल्फ, जहाँ जिसे हम हिंदी में इसे पर्सियन गल्फ या फारस की खाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसको हम छोटा कर देते हैं। देखिए बेटा, दूसरा आपका है लो सैलिनिटी नियर द पोल, जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे सैलिनिटी कम है। अब हम जानना चाहेंगे इसके पीछे कारण क्या है। देखिए बेटा, ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होगा, टेम्परेचर कम है, तापमान कम है, तो वाष्पीकरण होगा ही नहीं, और उससे वहाँ पे लवणता भी कम पाई जाएगी। इसके अलावा दूसरा कारण है बेटा, यहाँ पर मेल्टिंग आइस भी होती है, इस एरिया में बर्फ पिघल कर आ जाती है, जिससे उस जो सैलिनिटी थी, वाटर वॉल्यूम वही है, उसमें क्या ऐड हो गया, पिघली हुई बर्फ भी आ गई, अब वो सैलिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो आंशिक रूप से घिरे हुए सागर हैं उनमें सैलिनिटी कैसे पाई जाती है। देखिए बेटा, आपका जो रेड सी है, लाल सागर, फारस की खाड़ी और आपका भूमध्य सागर, इसमें सैलिनिटी सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पे 40 प्रति हजार, 40 ग्राम प्रति हजार लवणता पाई जाती है। इसके पीछे कारण क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये आंशिक रूप से घिरे हुए सागर है लैंड के द्वारा, तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा और उससे वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा, सॉरी, और दूसरा बेटा यहाँ पे बारिश कम हो रही है, लो रेनफॉल एरिया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा मिलेगी। अब मैं आपको मैप में दिखा दूँ साथ साथ, जैसे मैंने बता भी चुकी बेटा आपको पहले भी, दोबारा रिवाइज करा दूँ। देखिए, ये आपका था मेडिटेरियन सी जहाँ पे लवणता ज़्यादा है, फिर आपका था रेड सी ये वाला, फिर आपका था पर्सियन गल्फ। ये 3 प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे लवणता अधिक पाई जाती है। अब देखिए बेटा, जो काला सागर है, जो ब्लैक सी है, उसमें लवणता कम हो जाती है,
यहाँ पर लवणता 18 ग्राम प्रति हजार रह जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण कम हो रहा है, ठीक है। साथ में डैन्यूब, नीपर और डोन जो रिवर है वो इसमें अपना पानी उड़ेल देती है, मिला देती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है बेटा बाल्टिक सी। यहाँ तो लवणता और कम हो जाती है। और जो स्वीडन कोस्ट है बेटा, जैसे नॉर्वे स्वीडन जो कंट्री है, स्वीडन कोस्ट के पास उसके साउथ में लवणता की मात्रा सिर्फ 11 प्रति हजार रह जाती है। और यदि हम बोथनिया की खाड़ी देखेंगे तो वहाँ सिर्फ 2 प्रति हजार रह जाती है। अब एक बार दोबारा दिखा देती हूँ आपको डायग्राम। यस, एक बार हम पेंसिल ले ले बेटा। देखिए बेटा, यहाँ पे आपका है, ये आपकी बोथनिया की खाड़ी है, यहाँ पे लवणता 2 प्रति हजार रह गई, ठीक है। ये आपका बाल्टिक सागर है, यहाँ भी लवणता कम रह जाती है, ठीक है। और ये आपका ब्लैक सी है। अब हम वापस अपनी स्लाइड पे जाते हैं। यस, अब हम देखना चाहेंगे बेटा जो इनक्लोज्ड सी और लेक है, आंतरिक रूप से घिरे हुए सागर और झील है, वहाँ पर समुद्री लवणता किस प्रकार की पाई जाती है। देखिए बेटा, जो इनलैंड सी है और जो लेक है उनमें लवण की मात्रा निर्भर करती है कि वहाँ पर वाष्पीकरण किस रेट से हो रहा है। दूसरा पॉइंट, तापमान कैसा है। तीसरा, कि वहाँ पर नदियों के द्वारा पानी बहाकर जमा किया जा रहा है, वहाँ डेल्टा एरिया है। चौथा बेटा, कि वहाँ पे रिवर बारिश कितनी हो रही है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि उन क्षेत्र में लवणता कितनी पाई जाएगी। यदि देखिए बेटा, यदि किसी झील से कोई नदी निकल रही है तो उसने वहाँ क्या किया, वहाँ से कुछ मिनरल्स ले गई तो मिनरल कम हो जाएंगे उस लेक में, ठीक है। और यदि किसी इनलैंड सी है, वहाँ से रिवर गुजर रही है, क्रॉस का एरिया है, तो वहाँ भी साल्ट की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ से उसने वाटर बॉडी ले जा चुकी है। और यदि बारिश होगी तो क्या होगा बेटा, नदी के अपने साथ जो पानी बहाकर लाई, उसके अलावा जो बारिश का पानी आया वो क्या करेगा, उस एरिया की सैलिनिटी को कम कर देगा। अब हम देखना चाहेंगे कि जो सबसे अधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है, स्पेशली जो इंक्लोज्ड सी और लेक है उनमें। देखिए बेटा, यूएसए में जो ग्रेट साल्ट लेक है उनमें, ग्रेट साल्ट लेक में आपका 220 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। और डेड सी में 220 में बेटा, यहाँ 238 है, 238 है। डेड सी में 238 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। और टर्की में जो वोन झील है वहाँ पे 330 ग्राम प्रति हजार लवणता पाई जाती है। तो टाइपिंग मिस्टेक रह गया यहाँ पे। देखिए बेटा, मैं अब आपको डायग्राम दिखा दूँ। यस, एक बार हम पेंसिल ले लेते हैं। देखिए बेटा, अब हम मैप में देखना चाहेंगे कि कौन कौन से हाई सैलिनिटी एरिया हैं। तो देखिए बेटा, इसमें कुछ इंडेक्स बने हुए हैं आपके, ओवर 37%, 36 से 37, 35 से 36%, 32 से 35 और 32 से 20% और अंडर 20। देखिए बेटा, ये जो एरिया आपका, हम एक बार पेंसिल ले लें। ये जो एरिया आपका, ये हाई सैलिनिटी एरिया है और 37 है। ये अमेजन बेसिन का क्षेत्र, ईस्टर्न भाग, या मैं ये कहूँ कि आपका ब्राज़ील का ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। फिर आपका ये भूमध्य सागर और ये रेड सी, पर्सियन गल्फ, ठीक है। ये कुछ एरिया है जिसमें लवणता की मात्रा 37 प्रति हजार ग्राम से ज़्यादा पाई जा रही है। दूसरा फिर आपका है बेटा 36 से 37%। इसमें जहाँ पे सबसे अधिक लवणता पाई जा रही है उसके आसपास का क्षेत्र किसमें आ जाएगा, 36 से 37% में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बेटा, ये जो सबसे अधिक लवणता का एरिया था उसके साथ में कौन सा एरिया मिलेगा, थोड़ा कम लवणता का एरिया, जैसे 36 से 37। तो जो आपका सबसे अधिक लवणता है और उससे थोड़ी कम लवणता, उसके बीच में मिलेगा आपका 35 से 36% वाला एरिया, जैसे ये वाला एरिया आपका, ये प्रति हजार वाला, ये यस, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया।
ये एरिया, ये आपका है 35 से 36 प्रति हजार लवणता वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद ये कम होता जाएगा बेटा, फिर आपका आ जाता है 32 से 35% वाला। तो रिमेनिंग जो एरिया है, आप ये कहूँ कि बेटा प्रशांत महासागर में अधिकतर हिस्से में कितना है, 32 से 35 के बीच में। ये देखिए आप, ये जो एरिया है यहाँ पे 32 से, प्रशांत महासागर का अधिकतर हिस्से में 32 से 35 प्रति हजार ग्राम लवणता पाई जा रही है। और जैसे बेटा हम और ऊपर जाएंगे ध्रुवों की ओर, तो लवणता की मात्रा कम हो जाएगी और ये 20 प्रति हजार से भी कम रह जाएगी ध्रुवीय क्षेत्र की ओर। ठीक है, और आपका एक एरिया है 32 से 20 प्रति हजार के बीच में, तो आपका वो इसमें आएगा। दोबारा पेंसिल लेते हैं बेटा हम, ये जो एरिया है 50 डिग्री से ऊपर, यहाँ है आपका 32 और 20 के बीच में लवणता पाई जा रही है। ठीक है, ये उत्तरी एरिया, हम कह सकते हैं 50 डिग्री अक्षांश से ऊपरी क्षेत्र में। ठीक है, और ऊपर जाएंगे हम 60 डिग्री अक्षांश 65 से ऊपर जाएंगे तो लवणता बहुत कम रह जाएगी, ये 20 प्रति हजार से भी कम रह जाएगी। अब बेटा हम पेंसिल को स्किप कर देते हैं। यस, अब देखिए, एक मिनट, इसको लीव करते हैं। यस, अब लास्ट में हम कंक्लूड करना चाहेंगे। देखिए बेटा, जैसा कि हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि जो हाई सैलिनिटी एरिया है वो कहाँ मिलेगा, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा। टेम्परेचर अधिक है तो इससे क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और समुद्र के अंदर लवण रह जाएंगे। और जहाँ पे बारिश कम होती हो, इसके अलावा जिस क्षेत्र में नदियों के द्वारा कम पानी मिक्स किया जाता हो समुद्र के। दूसरा पॉइंट, जो हाई सैलिनिटी एरिया है बेटा उसमें कौन से आ रहे हैं, रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, भूमध्य सागर है, डेड सी है, वोन झील है, ग्रेट साल्ट लेक। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। और जो पोलर एरिया है वहाँ लवणता कम पाई जा रही है। इसके पीछे मुख्य कारण है बेटा, वहाँ टेम्परेचर कम है, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण हो ही नहीं पाएगा। उसके अलावा उस एरिया में बेटा बर्फ भी पिघल कर आ जाती है, जिससे वहाँ पर सैलिनिटी कम रह जाती है। बेटा आज का ये लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।